मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं छीना जा सकता। हेलो मित्रों, नमस्कार। जख्मों से भरा जिस्म और प्राइवेट पार्ट से बहता खून, कलकत्ता की निर्भया के साथ दरिंदगी के 40 मिनट की खौफनाक कहानी आज मैं सुनाने वाला हूँ। मैं उस कहानी को सुनाने से पहले आपको यह बता देता हूँ कि कौन कौन से उस जख्म पहुंचाए गए हैं। वो जख्म आपको देखते ही आपके अंदर के खून खोल जाएगा, आपके अंदर की रूह कांप जाएगी। अगर आपकी रूह कांप जाती है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि इस कहानी को बताने के पीछे मेरा एक ही रीजन रहेगा कि जिस कातिल ने यह घटना की है, उस कातिल के केस को इसलिए रफा दफा करने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि जो लेडी डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है वो घटना नहीं, उसने सुसाइड किया था। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है 2 दिन बाद, तब पता चलता है कि उस लेडीज के साथ बलात्कार कर दिया जाता है और उसका मर्डर कर दिया जाता है। Both eyes bleeding from the mouth, bleeding from the vagina, deep wound in vagina due to perverted sexuality, genital torture, nose and mouth clamped, head smashed on wall or floor to prevent of screaming, throat strangled to suffocate, thyroid cartilage, broken due to strangulation, injury on the lip, scratches on the face, injuries on the lip. अब कहानी क्या है वो तो मैं आपको पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। इस 10 मिनट के वीडियो में 10 मिनट के वीडियो देखने के बाद आपको ये पता करना है कि अगर इस कातिल को फांसी की सजा न मिली तो कल आपके साथ भी हो सकता है, कल आपकी मां के साथ हो सकता है, कल आपकी बहन बेटी के साथ ये घटना वापस हो सकती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है 8 अगस्त की रात करीब 11 बजे। कलकत्ता की निर्भया का गुनहगार संजय रॉय पहली बार अस्पताल पहुंचा था। वो वहां करीब आधे घंटे तक रुका था, फिर अस्पताल से निकल कर गया। उसके बाद दोबारा रात के 1 बजे वो अस्पताल पहुंचा, लेकिन इस बार वो सुबह 4:35 पर अस्पताल से बाहर निकलता है और सीधे कलकत्ता पुलिस के बैरक में जाकर सो गया। वो अस्पताल के उस सेमिनार हॉल में करीब 40 मिनट तक रुका था, जिस हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की खून से चनी लाश मिली थी। दोनों आंखें घायल थी, मुंह से रिश्ता खून, घायल होठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों आंखों की उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बाया पैर जख्मी, पेट घायल, पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई। ये जख्मों की वो लिस्ट है जो कलकत्ता की ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के हिस्से में आई है। जब ये लिस्ट ही कलेजा चीर रहा है तो सोचिए, अगर जख्म की कहानी की तरह सुना दी जाए तो क्या होगा। खुद को और खुद की आबरू को बचाने के लिए जूनियर डॉक्टर ने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक होश ने उसका साथ दिया और जब तक वो होश में रही। घायल होकर भी वो खुद की और खुद के आबरू को बचा ले गई थी, लेकिन जख्मों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि वो दर्द और होश से हार गई थी। अब वो कातिल उसे भी नजर भी नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस चश्मे को उसने पहन रखा था उस चश्मे का गिलास भी टूटकर उसकी दोनों आंखों को घायल कर चुका था। आंखें बंद थी और वो बेहोश। इसी बेहोशी के आलम में वो तब तक उसकी आबरू को लूटता रहा जब तक उससे सांसें थम न गई। लेकिन वो उस कदर नशे में था कि उसे यही एहसास नहीं था कि जूनियर डॉक्टर जिंदा भी हैं या नहीं। डॉक्टर शोर न मचाए, इसलिए जब तक वो होश में रही उसका मुंह दबाकर उसकी सीखों को गोदता रहा। फिर मौका मिला तो उसने वही हाथ उसकी गर्दन तक पहुंची और इस बीच कब गला घुट गया उसका उसे भी एहसास नहीं रहा। जूनियर डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट ने हर जख्म का हिसाब दे दिया है। रिपोर्ट कहती है कि जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर जितने भी जख्म मिले हैं वो उसे तब तक मिले हैं जब खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश में उसके चश्मे का शीशा टूटा था, जिसके टुकड़े उसके आंखों में धंस गए। दोनों आंखों में खून आने की यही वजह थी। चेहरे, नाक पर मुंह जो जख्म थे वो इसलिए आए क्योंकि आरोपी लगातार उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट पार्ट पर जख्म के निशान तब आए जब जूनियर डॉक्टर के बेहोश हो चुकी थी और वो अपना गुस्सा उतार रहा था। पर जूनियर डॉक्टर के साथ संजय रॉय नाम के इस हैवान ने ऐसा क्यों किया? क्या संजय की जूनियर डॉक्टर से कोई दुश्मनी थी? क्या वो जूनियर डॉक्टर को हासिल करना चाहता था या जूनियर डॉक्टर को लेकर उसकी नीयत खराब थी? इन सवालों की जवाब सामने लाने के लिए संजय की पूरी कहानी सामने लाना जरूरी थी, खासकर वारदात वाले दिन और उससे कुछ दिनों पहले तक। तो कहानी शुरू होती है। कलकत्ता पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों की संजय की रूटीन कुछ यूं थी कि 5 अगस्त को संजय रॉय खड़गपुर के सलुआ में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए गया था। असल में संजय रॉय कलकत्ता पुलिस में एक वॉलेंटियर की तरह काम करता था, यानी कि 2019 में संजय पहली बार कलकत्ता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह में बतौर वॉलेंटियर शामिल हुआ। कोलकाता पुलिस अपने ऐसे सिविक वॉलेंटियर को हर महीने एक खास रकम दिया करती थी, जैसे कि राजस्थान में होमगार्ड को दी जाती है। बाद में संजय रॉय आपदा प्रबंधन से पुलिस कल्याण डिपार्टमेंट में चला गया। कुछ वक्त के बाद उसे वहां से आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पुलिस चौकी में तैनाती कर दी गई।
फिलहाल वो वहीं तैनात था। हालांकि वो सिर्फ एक वॉलेंटियर था, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी बाइक पर कलकत्ता पुलिस का टैग लगाकर चलता था। यहां तक कि वो केपी यानी कि कलकत्ता पुलिस लिखी टी शर्ट और कैप भी पहना करता था। चूंकि वो कलकत्ता पुलिस के लिए ही काम करता था, इसलिए पुलिस के साथ उसके अच्छे संपर्क थे। इन्हीं संपर्कों का फायदा उठाकर अक्सर पुलिस बैरक में भी रुका करता था। पुलिस का वॉलेंटियर होने के नाते भी वो 5 अगस्त को खड़गपुर के चलुआ में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचा था, जहां वो कुल 3 दिन रहा था। चलुआ में 3 दिन रुकने के बाद 8 अगस्त की सुबह वो वापस कोलकाता पहुंचा। कोलकाता आने के बाद वो सुबह सबसे पहले आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंचा। संजय अक्सर सरकारी अस्पताल में मरीजों को दाखिला दिलाने के नाम पर एक दलाल की तरफ पैसे भी वसूला करता था। 8 अगस्त को उसने इसी तरह के एक मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया। भर्ती कराने के बाद अस्पताल से चला गया। इसके बाद वो पूरे दिन अस्पताल नहीं गया। 8 अगस्त की रात करीब 11 बजे संजय वापस आरजी कर अस्पताल पहुंचता है। यहां वो उसी मरीज से मिलता है जिसे दिन में उसने भर्ती करवाया था। अस्पताल आने के बाद वो उस मरीज को एक्सरे कराने में मदद करता है। एक्सरे कराते वक्त मरीज के रिश्तेदार भी साथ में थे। एक्सरे कराने के बाद संजय फिर से अस्पताल से बाहर निकल जाता है। अब तारीख 8 से 9 अगस्त हो चुकी थी। देर रात 1 बजे का वक्त था। संजय फिर से अस्पताल आता है। इस बार वो उस मरीज को देखने आता है जिसे उसी ने भर्ती कराया था और जिसके अगले दिन सर्जरी होनी थी। मरीज को अटेंड करने के बाद वो उसी मरीज के एक तीमारदार के साथ अस्पताल की बिल्डिंग के पिछले हिस्से में जाता है। वहां दोनों शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद संजय उस तीमारदार को उबर बाइक से घर जाने के लिए पैसे भी देता है। वो तीमारदार अब अस्पताल से निकल जाता है। अब रात के 3 बज चुके थे। तीमारदार को घर भेजने के बाद नशे में संजय फिर से अस्पताल की मेन बिल्डिंग में दाखिल होता है। इसके बाद वो बिल्डिंग की 3री मंजिल पर जाता है। इस फ्लोर पर श्रेष्ठ मेडिसिन डिपार्टमेंट था और इसी फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल भी था। नशे में लड़खड़ाता संजय उसी सेमिनार हॉल में दाखिल हो जाता है और अंदर घुसते ही उसकी नज़र उसी जूनियर डॉक्टर पर पड़ती है जो उस वक्त उसी सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए आई थी और शायद सो रही थी। शराब का नशा पहले से था। ऊपर से 3री मंजिल सुनसान, सेमिनार हॉल में भी और कोई भी नहीं था। दरअसल श्रेष्ठ मेडिसिन डिपार्टमेंट में जो जूनियर डॉक्टर नाइट शिफ्ट में थी, तमाम मरीजों को देखने के बाद रात 2 बजे अपने 4 साथी डॉक्टरों के साथ कैंटीन में उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद बाकी डॉक्टर मरीजों को देखने चले गए। चूंकि उस वक्त जूनियर डॉक्टर के पास कोई काम नहीं था, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के वास्ते उसी सेमिनार हॉल में जाने का फैसला लिया। असल में नाइट शिफ्ट के दौरान तमाम डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ अक्सर आराम करने के लिए उसी सेमिनार हॉल में चले जाया करते थे, क्योंकि वो रात को खाली रहता है और अंदर करीब 35 से 40 कुर्सियां लगी होती हैं। और जूनियर डॉक्टर रात करीब 3 बजे सेमिनार हॉल में पहुंची और एक कुर्सी पर आराम करने लगी। बदनसीबी से कुछ देर बाद ही शराब के नशे में अब संजय उसी सेमिनार हॉल में था और इसी हॉल में तमाम कोशिश के बावजूद जूनियर डॉक्टर खुद को उसके संगुल से आजाद नहीं कर पाई। संजय करीब 40 मिनट तक इस सेमिनार हॉल में रुका था। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। जब संजय अस्पताल से निकल गया तब सुबह के 4:37 हो चुके थे। कमाल देखिए, एक डॉक्टर की आबरू लूटने और उसकी जान लेने के बाद वो अस्पताल से निकलकर कहीं और नहीं जाता है, बल्कि करीब में ही मौजूद कोलकाता पुलिस के बैरक जाकर बेफिक्र से सो जाता है। अब सुबह के करीब 8 बज चुके थे। ठीक इसी वक्त अस्पताल का एक स्टाफ 3री मंजिल के उस सेमिनार हॉल में दाखिल होता है। वहां उसकी नजरों के सामने जूनियर डॉक्टर की लाश पड़ी थी। थोड़ी ही देर में पूरे अस्पताल में हंगामा मच चुका था। कलकत्ता पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी थी। मौके पर जूनियर डॉक्टर की लाश के साथ उसका लैपटॉप और मोबाइल भी पड़ा था और साथ में एक ब्लूटूथ नेकबैंड भी था। लाश पर ऊपरी कपड़े तो थे लेकिन नीचे के नहीं थे। मामला एक सरकारी अस्पताल के अंदर एक जूनियर डॉक्टर के रेप और कत्ल का था। कलकत्ता पुलिस अब अपनी जांच शुरू करती है। नाइट शिफ्ट में मौजूद तमाम स्टाफ से पूछताछ होती है। अस्पताल के सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। खासकर 3री मंजिल पर मौजूद सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले और आने के रास्ते पर लगे हर कैमरे को बारीकी से चेक किया जाता है और तब पहली बार उसी कैमरे में लड़खड़ाता संजय रॉय नजर आता है। कलकत्ता पुलिस का अपना वॉलेंटियर जो संजय रॉय कातिल। पुलिस को पहला क्लू इसी कैमरे ने दिया। दरअसल पुलिस ने जब ध्यान से सीसीटीवी कैमरे को देखा तो पाया कि रात को जब संजय रॉय सेमिनार हॉल में गया तब उसके गले में ब्लूटूथ नेकबैंड था, लेकिन जब वो सुबह 4:35 पर सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है तब उसके गले में ब्लूटूथ नेकबैंड नहीं था। और इत्तेफाक से जूनियर डॉक्टर की लाश के साथ पुलिस को एक नेकबैंड भी मिला था। अस्पताल के स्टाफ से यही पता करने में देरी नहीं लगी कि संजय पुलिस का ही वॉलेंटियर है और अक्सर पुलिस बैरक में ही रात गुजारता है।
फौरन पुलिस की एक टीम बैरक पहुंचती है। सोए हुए संजय को उठाया जाता है और पूछताछ के लिए थाने लाया जाता है, पर संजय से पूछताछ से पहले ही ब्लूटूथ नेकबैंड अपनी गवाही दे चुका था। मौके से मिला वो ब्लूटूथ नेकबैंड बड़ी आसानी से संजय के मोबाइल से कनेक्ट हो चुका था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मौके से बरामद ब्लूटूथ नेकबैंड संजय का ही था। कोलकाता पुलिस संजय की गिरफ्तारी के साथ ही दावा कर देती है कि जूनियर डॉक्टर के रेप और कत्ल का मामला सुलझ गया है, लेकिन अब भी कोलकाता पुलिस पर शक करने लायक कई सवाल हैं। मसलन जूनियर डॉक्टर की कद काठी को देखते हुए संजय का उस पर अकेला काबू पाना लोगों के गले पर नहीं उतर रहा था, और ऐसे में बहुत से लोग हैं जिन्हें पुख्ता यकीन है कि जूनियर डॉक्टर को गुनहगार अकेला संजय रॉय नहीं है, बल्कि उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं। हालांकि इस सवाल के जवाब में कोलकाता पुलिस ने कहा कि उसके जूनियर डॉक्टर और संजय दोनों के डीएनए सैंपल लैब में भेज दिए गए हैं। अगर जूनियर डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करने वाले लोगों में संजय के अलावा और भी लोग शामिल हैं तो डीएनए रिपोर्ट में साफ हो जाएगा। लेकिन कहानी इतनी यहाँ खत्म नहीं होती है। कहानी जब बाहर आती है, क्योंकि जब ये घटना होती है और जब सुबह उनके यानी कि लेडी डॉक्टर के पिताजी को कॉल किया जाता है तो सिर्फ इतना कहा जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत ज़्यादा खराब है, आप फौरन हॉस्पिटल पहुंचिए। इतना सुनकर अपने पिताजी और कुछ बोलते उससे पहले उनका फ़ोन कट हो जाता है। वो बार बार फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका फ़ोन वापस कोई अटेंड नहीं करता है। जब काफ़ी बार ट्राई करने के बाद वापस उनका फ़ोन अटेंड होता है, तब उनके पिताजी को कहा जाता है कि आपकी बेटी की डेथ हो चुकी है, जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। ये सुनकर उनके पिताजी जल्द ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहाँ पर देखते हैं तो जब उनको देखने के सेमिनार हॉल के बाहर कम से कम 3 घंटे वेट करना पड़ता है। उसके बाद जब वो अपनी बेटी की लाश देखते हैं तो उसके हक्का बक्का हो जाते हैं और देखने के बाद उनको लगता है कि ये एक रेप करके मर्डर कर दिया गया है। अब इस कातिल के पीछे की हिस्ट्री की बात करें तो इस कातिल की 4 बार शादियां हो चुकी हैं, जिसमें से 3 बार उसकी पत्नी छोड़ के चली गई है और 4थी बार उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी थी। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आपके अंदर खून नहीं खुला है, अगर आपकी रूह ने कांपी है तो बता देना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उस तमाम नागरिक माँ बहन तक पहुंचे जिसकी बेटी बाहर काम करने के लिए जाती हैं। मैं उन सभी नागरिकों से कहूंगा कि जो अपनी बहन बेटी घर से जो बाहर निकलती है सुबह, क्या वो शाम को सेफ घर पे आ पाएगी? मैं उन सभी नागरिकों से कहूंगा कि देश में कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या अपनी बेटियां सुरक्षित हैं? क्या आज जो घटना हुई है, क्या ये कातिल आज बाहर निकल जाता है तो कल आज जो घटना इन बेटी के साथ हुई, उस माँ बहन के साथ हुई है, कल आपकी बेटी माँ बहन के साथ भी हो सकती हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आवाज उठाइए कि उस गुनहगार को फांसी की सजा होनी चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। मुझे पता है कि मैं देश का अकेला नागरिक तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर इतना बता दिया और पूरी घटना को अवगत करा दिया है ताकि इस घटना को सुनने के बाद आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उस बहन को न्याय मिले। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और हम कामना करते हैं उस बेटी को, उस माँ को जिसके साथ यह अन्याय हुआ है, उस परिवार को न्याय मिले और उन कातिल को सजा मिले। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।